अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अरबिक ज़ुबान की दूसरी क्लास में आप लोगों का खैर मक़दम है। पहली क्लास में हम लोगों ने अरबिक लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट को सीखे। इसी के साथ उसके जो शमसी और कमरी हुरूफ यानी द सन लेटर और मून लेटर्स के बारे में तफ़सील से मालूमात हासिल की और इसी के साथ उसके जो हरूफ तहज्जी हैं उनका प्रोनंसिएशन यानी उनका उच्चारण, उसका तलफ़्फ़ुज़ किस तरह किया जाता है, इसके बारे में भी हम लोगों ने सीखा। जो भी जिन्होंने पहली क्लास मिस कर दी है, वो पहली क्लास को पहले देख लें, क्योंकि ये जो अरबिक लैंग्वेज सिखाने की सीरीज़ आप लोगों के लिए शुरू की जा रही है, बिल्कुल बेसिक से और सिस्टम से आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। तो जितनी वीडियो सीरीज़ से चल रही हैं, आप लोग उसको देखते हुए चलें। तो आज अरबिक की दूसरी क्लास है। जिन्होंने पहली क्लास नहीं देखी है, पहले उसको देख लें, तो फिर उसके बाद ये क्लास ज़्यादा समझ में आएगी। आज की क्लास में हम लोग अरबिक ज़ुबान के जो वावेल साइन हैं, यानी उसके जो हरकत हैं, क्योंकि अरबिक ज़ुबान में उसके हरकत का, उसके वावेल साइन की बहुत ज़्यादा अहमियत है। आप देखेंगे अरबिक ज़ुबान की कोई भी टेक्स्ट हो, इसी तरह अहले अरब के पास बहुत से ऐसे कुरान हैं जिसमें ज़बर ज़ेर पेश नहीं लगे हैं। तो हमें इनको सीखना, अरबी ज़ुबान के सीखने के दौरान इनको सीखना हमारे लिए इंतहाई ज़रूरी होता है। तो हम अरबिक के जो वावेल साइन हैं, उनके बारे में आज हम तफ़सील से इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आप लोगों को स्क्रीन पे एक स्लाइड दिख रही है, जिसमें है कि वावेल साइन। वावेल साइन 2 तरह के होते हैं। पहले जो वावेल साइन हैं, वो नंबर 1 पे जो आते हैं, जैसा कि स्लाइड में है, नंबर 1 पे फ़तहा है, जिसको ज़म्मा भी कहते हैं, और नंबर 2 पे कसरा है, जिसको ज़ेर कहते हैं, और नंबर 3 पे आपका आता है ज़म्मा यानी पेश। तो अब आगे हम देखते हैं फ़तहा। फ़तहा कैसे लिखा जाता है, फ़तहा कैसे आता है। जैसा कि स्लाइड में आपको दिख रहा है कि कोई भी हर्फ, कोई भी अल्फाज, उसके ऊपर यानी उसके अबव जो अलामत एक लगाई जाती है, उसको हम फ़तहा कहते हैं। जैसे कि इस स्लाइड में ये सीन है आपके सामने, सीन के ऊपर एक अलामत दी गई है, ये फ़तहे की अलामत है। यानी जैसे इस तरह कोई भी अल्फाज है, उसके ऊपर अगर उसके ऊपर ये अलामत है, तो उसको हम फ़तहा कहेंगे। इसी के साथ कसरा, यानी किसी भी अल्फाज के नीचे, किसी भी हर्फ के नीचे अगर कोई इस तरह की अलामत है, जिस तरह ये लाम के नीचे आप लोगों के लिए दी गई है, तो इसको हम कसरा या ज़ेर भी कहते हैं। नंबर 3 पे ज़म्मा आता है। ज़म्मा कहते हैं कि किसी भी हर्फ के ऊपर इस तरह की अलामत, जैसा कि आपके नून पे बनी हुई है, यानी ये इस तरह से,
अगर किसी भी हर्फ पे दी है तो उसको हम ज़म्मा कहेंगे। अब ये तो आपके जो हरकत का शॉर्ट फॉर्म था। इसका अगर लॉन्ग फॉर्म देखेंगे, यानी हरफ इल्लत अरबिक ज़ुबान में 3 होते हैं। कितने हैं? 3। नंबर 1 पे आता है अलिफ। अलिफ भी ए वावेल साइन की जगह पे इस्तेमाल किया जाता है। अलिफ को हम फतहे की जगह पे इस्तेमाल करते हैं, यानी वावेल साइन का लॉन्ग टर्म, यानी उसकी लंबी शक्ल ए अलिफ है। तो अलिफ के बदले में हम लोग ज़बर का इस्तेमाल करते हैं। इसी के साथ जो वाव है, वाव को हम ज़म्मे के बदले में, ज़म्मे के एक्सचेंज में उसका यूज़ करते हैं। यानी ये जो हम ज़म्मा ऐसे लिखते हैं, इसके कहीं कहीं कुछ अरबी के ऐसे अल्फाज आते हैं जहाँ हम उसके अलामत को ज़ाहिर नहीं करते, बल्कि अगर वो वाव के साथ है तो हम उसको ये मान लेते हैं कि ये ज़म्मे के साथ है, यानी हालत रफ़ई में है। और अगर अलिफ के साथ है तो उसको हम मान लेंगे कि ये ज़बर के साथ है, और अगर या के साथ है तो उसको हम मान लेंगे कि ये ज़ेर के साथ है। जैसा कि इस स्लाइड में आगे आप लोगों को बताया गया है कि वावेल साइन को, वावेल जो होता है हर्फ, इसको अरबी ज़ुबान में हर्फ इल्लत कहते हैं। और हर्फ इल्लत अरबिक ज़ुबान में 3 है, जैसा कि पिछली स्लाइड में हमने देखा। एक हमारा अलिफ है, ये जो यहाँ है ये हमारा एक अलिफ है, और उसके बाद एक वाव है जो ज़म्मा की जगह यूज़ होता है। उसके बाद एक आता है हमारा या। अब इसको इंग्लिश लैंग्वेज को सामने रख करके समझाने की कोशिश की जा रही है। आपको मालूम है कि वावेल जो इंग्लिश लैंग्वेज में वावेल 5 हैं। ए, उसमें से एक आता है ए, ये है ए, ओ, यू, ई, आई, यानी ए आई ओ यू, ए आई ओ यू, ए आई यू ओ, ये 5 हैं। तो इसी तरह, जिस तरह आपके इंग्लिश में 5 वावेल हैं और बाकी सब कॉन्सोनेंट हैं, इसी तरह अरबी ज़ुबान में वावेल 3 है। कौन? इसमें से एक आएगा अलिफ, नंबर 2 पे आएगा वाव, नंबर 3 पे या। जिस तरह इंग्लिश में 5 आते हैं, ए है, ओ है, यू है, ई है, आई है। तो बहुत जगह ऐसा है, जैसा कि इसमें कहा गया है कि बहुत से ऐसे अल्फाज हैं कि इट इज़ नॉट नेसेसरी इन अरबिक दैट ईच वर्ड शुड हैव अ हर्फ इल्लत, यानी ये ज़रूरी नहीं है कि अरबिक ज़ुबान के हर वर्ड में, हर अल्फाज में हर्फ इल्लत मौजूद है, बल्कि कहीं कहीं हर्फ इल्लत आता है और कहीं कहीं हर्फ इल्लत नहीं आते हैं। अब हम आगे चलते हैं। ये तो अरबिक में जो हरकत है, जो शक्ल है, उसकी 3 किस्में बताई गई। नम नम एक ज़बर है, एक ज़ेर है, और उसी के साथ एक पेश है। लेकिन इसके अलावा अरबिक ज़ुबान में कुछ और शक्लें होती हैं जिनको जानना हमें बहुत ज़रूरी है। उसमें से एक हैं जज़्म। उसको जज़्म भी कहते हैं, उसको सुकून भी कहते हैं। जो लोग पहले से अरबिक ज़ुबान जानते हैं
तो कहीं कहीं इन हरकत के अलावा यानी ज़बर ज़ेर पेश के अलावा कहीं कहीं जज़्म यानी सुकून भी होता है। अब सुकून की क्या अलामत है? यानी कहीं हरकत के अलावा एक गोल नुक्ते की शक्ल में कोई चीज़ मौजूद हो तो उसको हम जज़्म कहते हैं, या कहीं कहीं इस तरह भी इस तरह भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप देखेंगे इस आपके पीपीटी में ए मन है, मीम पे फतहा की अलामत है, उसके ऊपर एक ज़बर है, उसके बाद जो नून है ये हालत जज़्म में है यानी हालत सुकून में है। तो उम्मीद है कि आप लोग जज़्म और सुकून, जज़्म इसको जज़्म भी कहते हैं और इसको सुकून भी कहते हैं। इसकी अलामत ये है कि कहीं कहीं ऐसे गोल लिखा रहेगा या कहीं कहीं ऐसे। तो किसी भी लफ्ज़ पे, किसी भी हर्फ पे अगर इस तरह बना होगा तो उसको हम सुकून या जज़्म कहेंगे। इसी के साथ अरबिक ज़ुबान में एक आता है शद्दा। शद्दा को हम उर्दू में कहते हैं तशदीद। आप लोग देखेंगे बहुत से ऐसे अल्फाज हैं जिन पर तशदीद दी रही होती, उन पर तशदीद दी जाती है। उसकी मेन वजह है कि अरबिक ज़ुबान का एक कायदा है कि जब दो हर्फ एक जिन्स के एक साथ मिलते हैं तो एक का दूसरे में हम इदगाम कर देते हैं, एक का दूसरे में मर्ज कर देते हैं। तो मर्ज करने के बाद उस मर्ज की अलामत को बताने के लिए हम लोग तशदीद लिखते हैं। जैसा कि आप इस मिसाल से समझने की कोशिश कीजिए। जैसे यहाँ नीचे टेबल में दिया गया है मर्रा, मर्रा, इसकी असल शक्ल थी मारारा, मीम था यानी मर्रा, मीम, मीम पे ज़बर, उसके बाद ये जो रा है, रा पे जज़्म या सुकून यानी ये जज़्म है, उसके बाद फिर दूसरे रा पे जो है ज़बर है। तो मर्रा इस फॉर्म में अगर आप लिखेंगे तो अरबिक के सर्फी कायदे के मुताबिक ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। इसको लिखने का सही तरीका है कि ये दोनों जो रा है इसको आपस में हम मिलाएंगे, जिसको उर्दू में कहते हैं इदगाम करना, और इसको हम इस तरह लिख देंगे मीम और एक रा और इसके ऊपर ए इस तरह से तशदीद दे देंगे। इसी तरह दूसरी मिसाल आप देख रहे हैं कद्दमा। तो दो दाल है, एक पे जज्म है दूसरे पे हरकत है, लेकिन इस तरह लिखा नहीं जाएगा, इस तरह आप पढ़ेंगे, लेकिन इसको हम इदगाम करके यानी इसको मर्ज करके हम कद्दमा इस तरह लिखते हैं, जैसा कि ये टेबल में आपको दिख रहा है। अब हम आगे चलते हैं। जज्म के साथ अरबिक ज़ुबान में एक आती है तनवीन। तनवीन देखिए, तनवीन या तो नाउन पे आएगी एट द एंड ऑफ मेजॉरिटी ऑफ नाउन। नाउन किसको कहते हैं? जिसको हम उर्दू ज़ुबान में नाउन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। नाउन जो हमारा है, एक मिनट में, जी, क्योंकि मैं पेन सेलेक्ट कर रहा था, सॉरी थोड़ा सा देर हुई। अब देखिए जम्मा कहाँ आता, क्या नाम है, तनवीन कहाँ इस्तेमाल करते हैं? एट द एंड ऑफ मेजॉरिटी ऑफ नाउन। मैं बता रहा था नाउन किसको कहते हैं। नाउन को उर्दू में इस्म कहते हैं और हिंदी में इसी को संज्ञा कहते हैं। तो किसी नाउन से पहले यानी किसी नाउन के आखिरी हर्फ पे हम तनवीन लाते हैं। इसी तरह कोई नाउन के अलावा कोई आपका एडजेक्टिव है, वहाँ भी हम तनवीन का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, और तनवीन कब आती है? जब वो हमारा नाउन
यानी इसम या संज्ञा, और इसी तरह एडजेक्टिव जिसको कहते हैं विशेषण। अगर ये इंडेफिनिट है यानी नकरा फॉर्म में है, पहली क्लास में हमने बताया था मार्फा नकरा, यानी जिस पे अलिफ लाम लगा होता है उसको हम मार्फा कहते हैं, और अलिफ लाम के अलावा अगर कोई है उसको हम नकीरा कहते हैं। तो अगर नकीरा फॉर्म में है तो वहाँ हम तवाविल साइन यानी फतहा कसरा जम्मा, इनका हम उच्चारण जब करते हैं, इनका हम जब तलफ़ुज़ करते हैं तो इसको डबल डबल इस्तेमाल करते हैं, यानी ज़म्मे को भी, इसी के साथ साथ कसरे को भी, इसी के साथ साथ फतहे को भी। इसी को हम तनवीन कहते हैं। अच्छा तनवीन, अच्छा जब इसका हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे, इसका उच्चारण करेंगे तो नून की आवाज़ सुनाई देती है। अब इसको हम नीचे टेबल में मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे लिखा हुआ है बाबन, यानी बा है, उसके बाद बा है, ऊपर जो है जो फतहे की अलामत होती है उसको डबल इस्तेमाल किया गया है। इसका जब हम तलफ़ुज़ पढ़ेंगे, इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो हम पढ़ेंगे बाबन। हालांकि अगर लिखा जाए, देखा जाए तो हम प्रोनाउंसिएशन इस तरह करते हैं बा बन, यानी नून नून की आवाज़ इसके उच्चारण में सुनाई देती है। लेकिन अगर हमें जब लिखना होगा तो हम नून को नहीं लिखते हैं। आगे दूसरी मिसाल कसरा यानी ज़ेर की दी है, जैसे बाबिन, अगर हम लिखेंगे तो इसी तरह लिखेंगे और प्रोनाउंसिएशन इसका होगा बा बिन, यानी नून की आवाज़ हमारी आती है। फिर हम आगे देखेंगे बाबुन, बाबुन है, लिखा जाएगा इस तरह और पढ़ने में नून की आवाज़ हमारे आएगी। उम्मीद है कि हमने तनवीन के बारे में भी सीख लिया। अब आगे है मद्दा। मद्दा, अरबिक ज़ुबान में मद्दा का भी इस्तेमाल होता है। आगे बताया जा रहा है जब एक जिन्स के दो हर्फ, जैसे आप मिसाल से समझिए कि जैसे दो अलिफ यहाँ है। अच्छा एक चीज़ समझ लीजिए, अगर कहीं ऐसे अलिफ लिखा है और अलिफ के ऊपर ऐसे हमज़ा बना है तो उसको हम हमज़ा पढ़ते हैं। इसका एक कायदा है कि कहाँ अलिफ के ऊपर हमज़ा लगाते हैं, कहाँ नहीं लगाते हैं। इसको इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट जब एडवांस लेवल पे आप पहुँचेंगे तो इसको आपको बताया जाएगा। तो क्योंकि अब यहाँ देखिए, यहाँ दो अलिफ हैं, एक पे हरकत है, दूसरे पे जस्म यानी सुकून है। तो अब जब ये दोनों है तो दोनों का हम इदगाम कर देंगे, दोनों का मर्ज कर देंगे, और मर्ज करने के बाद आपका बन जाएगा आमना, आमना। तो ये जो मद्दा है, मद्दा की अलामत इस तरह होती है। वही चीज़ स्लाइड में कही जा रही है, वेन आ हमजा vowel fatha is followed by a alif, the hamza and fatha are dropped in writing and a sign, और साइन जो होगी यही मद्दा की अलामत इस पुट ओवर द अलिफ। अच्छा इसी को हम मद्दा कहेंगे। कभी कभी मद्दा वैसे शुरू में ही इस्तेमाल होता है, लेकिन कभी कभी बीच में भी इसका यूज़ देखने को मिलता है। जैसे पहली मिसाल में आमना, आमना में शुरू में अलिफ के ऊपर क्या है, मद्दा है। दूसरे हैं आना, इसको तोड़ करके इस तरह, यानी दोनों अलिफ थे, एक पे हरकत थी और एक पे एक सुकून, दोनों को मिला करके एक अलिफ को जब हम बाकी रखेंगे तो उसके ऊपर जो हम
मद्दा लगाएंगे, जैसे आना। अच्छा, ये तो शुरू में मद्दा आया। तीसरी मिसाल आप देखेंगे कुरआन। इसको तोड़ करके जब लिखेंगे तो इस तरह से दोनों अलिफ को जुदा हम करेंगे, इसको सेपरेट करेंगे, एक पे हरकत आएगी और दूसरा जो है जज्म के साथ है। लेकिन इसको, इसका प्रोनाउंसिएशन तो इस तरह हो रहा है, लेकिन इसको लिखा जाएगा करेक्ट फॉर्म में ए कुरआन, एक अलिफ है उसके ऊपर मद्दा। हमने अभी तक अरबिक के जो हरकत हैं, यानी ज़बर, ज़ेर, पेश, और इसी के साथ उसके जो वावेल हैं यानी हरफ इल्लत हैं, अलिफ, वाव और या, इनको सीखे। इसी के साथ साथ कहाँ जज्म की अलामत क्या है, जज्म के साथ साथ हमने सीखा कहाँ तशदीद आती है, तशदीद के बाद हमने सीखा कि कहाँ मद्दा आता है। अब आगे हम देखेंगे कि द केस, केस कहते हैं हालतुल एराब, यानी अरबिक के जो अल्फाज हैं उनको जब हम एराब देंगे, क्योंकि आप जो अरबिक के पहले से कुछ बच्चे, कुछ स्टूडेंट, यानी कुछ इसमें से सुनने वालों में से कुछ ऐसे हैं जो अरबिक पहले से जानते हैं, तो अरबिक में टेक्स्ट दे दिया जाता है और उसका एराब, यानी अरबिक के जो अल्फाज हैं, जो उसके वर्ड्स हैं, उसके आखिर में कौन सी अलामत आएगी, ज़बर आएगी या ज़ेर या पेश या सुकून, उसको वावेल साइन को मार्क करने के लिए दिया जाता है। तो जब तक आप अरबिक के ग्रामर को, उसके कवायद को, उसके व्याकरण को अगर आप नहीं जानेंगे तो आप उसके एराब को सही से नहीं लगा सकते। तो इसलिए अभी शुरू में हम ये जान लें कि हालत एराब क्या है। तो हालत एराब, इसकी टोटल 4 किस्में आती हैं। पहले आती है हालत रफ़ा, जैसा कि इसमें दिया गया है। हालत रफ़ा यानी जिसको इंग्लिश में कहते हैं नॉमिनेटिव केस। जब कोई भी इस्म नॉमिनेटिव केस में होगा, जिसको हम उर्दू में कह सकते हैं फ़ाइल की शक्ल में होगा, हिंदी में कहिए कर्ता की शक्ल में होगा, उस पे हम रफ़ा यानी पेश लाते हैं। उसको कहते हैं हालत रफ़ा, मतलब उस पर इस तरह से पेश, उस पर हम लगाते हैं, पेश की अलामत उस पर लगाते हैं। अच्छा, अब आगे आप देखेंगे नंबर 2 पे अक्यूजेटिव केस। अक्यूजेटिव कहते हैं, आप उर्दू में अगर आप समझना चाहें तो मफऊल। कोई भी काम, सेंटेंस में कोई काम होता है, कोई क्रिया होती है, एक तो कर्ता होता है यानी काम करने वाला फाइल, दूसरा जिसको इंग्लिश में कहेंगे सब्जेक्टिव फॉर्म, दूसरा जो है ऑब्जेक्टिव, यानी किस पर वो काम वाक़ई हुआ, यानी क्या उसमें हिंदी में अगर समझें तो क्या वो कर्म बन रहा है। तो जो चीज़ हालत मफ़ऊल में होगा, जो चीज़ कर्म बनेगा, उस पर हम हालत नसब यानी उसके ऊपर हम इस तरह की एक अलामत दे देते हैं। तो पहला केस हुआ, यानी हालत एराब का पहला केस नॉमिनेटिव केस, दूसरा केस अक्यूजेटिव केस, यानी पहला कर्ता वाला, दूसरा कर्म वाला फॉर्म, तीसरा जेनेटिव फॉर्म। जेनेटिव फॉर्म कहते हैं हालत जर, यानी कोई भी इस्म उससे पहले हरूफ जर यानी प्रीपोजिशन लगाते हैं। अरबिक ज़ुबान में हरूफ जर पूरे 17 हैं। इंग्लिश में हरूफ जर जैसे आप ऑन, इन, ओवर, एबव, इसी तरह उर्दू में आप देखेंगे मिन, से, मिन, से, इला,
जैसे आप लिखते हैं तक, तो ये सब जितने हैं ये सब प्रीपोजिशन है। तो इसी तरह अरबिक ज़ुबान में कुछ ऐसे अल्फाज हैं। ए मिन आपका अरबिक क्या हो गया, इसके माने से। और तक, तक आता है इला, इला के बदले इला। तो इसके बाद जो हर्फ आएंगे, यानी प्रीपोजिशन के बाद आपके जो भी संज्ञा, जो भी नाउन आएगा, वो हालत जर्री, यानी उस पर हम कसरा लाएंगे। अगर उस पर हम कसरा नहीं ला सकते तो हम उसके जगह पर वहां पर या आएगा, क्योंकि या जो है कसरे ही के बदले में आता है। और अगर जबर नहीं ला सकते तो उसके जगह पे अलिफ आएगा, पेश नहीं ला सकते उसकी जगह पे वाव आएगा। चौथी शक्ल जो होती है वो जोसेसिव, जोसेसिव कहते हैं हालत जज्म। जब इन तीनों में से कोई नहीं होगा, यानी ना ही हालत रफ़ई होगी, ना ही हालत नसबी होगी, ना ही हालत जर्री होगी, यानी ना ही किसी इसम पे उसके आखिर में ना ही पेश आएगा, ना ज़ेर ना ज़बर, तो उस पर जज्म आ सकता है। तो चौथी शक्ल यानी चौथी किस्म क्या है, हालत जज्म की है। अच्छा, जज्म की अलामत यहाँ बताई गई है, इससे पहले भी इसको मैंने जिक्र किया था कि जज्म जो है या तो इस तरह से नुक्ता होगा या इस तरह से होगा, ये जज्म की अलामत है। तो बस आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। उम्मीद है कि आज की क्लास आप लोगों को बिल्कुल समझ में आई होगी। एक मरतबा मैं इसका रिवीजन करता हूँ ताकि आपने जो कुछ सीखा है दोबारा उसका रिवीजन कर लें। रिकैपिचुलेशन करता हूँ। आपने वावेल साइन यानी ज़बर ज़ेर पेश के बारे में पढ़ा। वावेल कितने हैं, वाव अलिफ या के बारे में पढ़ा। इसी के साथ जज्म व सुकून, मद्दा और तशदीद। फिर हालत एराब कितने हैं, चार हैं। एक रफ़ई हालत, एक नस्बी हालत, एक जर्री हालत और चौथे जो है सुकून की हालत। तो बस आज के क्लास में इतना ही। आप लोगों से आखिर में एक रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो उसको आप लाइक करके जाएं और अपने दोस्तों और अहबाब को भी शेयर करें। तो बस वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगली वीडियो में इंशाअल्लाह तीसरी क्लास के साथ फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। माअस्सलामा, इलल लिक़ा।